हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को हल करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और अच्छे से तैयार करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग में दो श्रृंग के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो मान लेते हैं ये एक वॉल है। एक रस्सी को हमने इस वॉल से बांधकर कुछ इस प्रकार की गति कराई तो रस्सी कुछ इस प्रकार से गति करेगी। तो यहाँ पर हम इसको बीच से दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है इसे ही कहा जाता है श्रृंग, और ये जो नीचे वाला भाग है इसे हम कहते हैं गर्त। तो ये पहला श्रृंग और ये एक और श्रृंग, तो दो क्रमागत बगल बगल वाले जो श्रृंग होते हैं इनके बीच की दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इन्हीं के बीच की दूरी को हम कहते हैं लैम्डा। लैम्डा का मतलब है तरंग दैर्ध्य। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और इसी प्रकार से ये वाला भाग है गर्त और ये भाग भी है गर्त, और इनके बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो इनके बीच की दूरी भी होगी लैम्डा। इसे भी हम कहेंगे तरंग दैर्ध्य। तो दो श्रृंग के बीच की दूरी और या फिर दो गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकेलाइट का क्या उपयोग है बताइए। तो बैकेलाइट एक प्रकार से प्लास्टिक का प्रकार है और इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। ज्यादातर हम इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन और विद्युत आदि के उपकरण बनाने में करते हैं तथा बाल्टी आदि भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का दो उपयोग बताइए। तो हीरा का सबसे पहला उपयोग है इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने में किया जाता है। दूसरा, इसकी चमक के कारण इसका उपयोग आभूषण में किया जाता है। तो दो गुण के कारण इसका हम दो उपयोग करते हैं। कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच काटने में किया जाता है और चमक के कारण आभूषण निर्माण में इसका उपयोग होता है। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? तो अलग अलग जीव में सांस लेने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। जैसे मनुष्य की हम बात करें तो मनुष्य में सांस लेने के लिए फेफड़े हैं। इसी प्रकार से मछलियों में श्वसन की क्रिया के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। इन्हीं गलफड़ों को गिल्स भी कहा जाता है। तो गलफड़ा याद कर लें या फिर गिल्स, इसी को हिंदी में भी लिख सकते हैं गिल्स। तो मछलियों में सांस लेने के लिए गिल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा होता है? तो ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये है एक घड़ा और ये इस घड़े का है माउथ ओपनिंग। जब घड़े में हम पानी भर देते हैं तो घड़े में बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इन रंध्रों से रिस कर पानी घड़े के बाहर आ जाता है, और जब पानी घड़े के बाहर आता है तो बाहर से जो भी ऊर्जा मिलती है घड़े को, ये ऊर्जा पानी को वाष्प में बदल देती है और ये वाष्प ऊर्जा को लेके चले जाते हैं। तो बाहर लगातार जो ऊर्जा आती रहती है घड़े के ऊपर, ये पानी के कण जो बाहर रिस कर गए हैं ये इस ऊर्जा को लेके चले जाते हैं, और इस प्रकार से घड़े का तापमान नहीं बढ़ता है और पानी ठंडा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह क्या है? मधुमेह को हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं। तो यह एक प्रकार की बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इस स्थिति को हम डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं, और यह बीमारी इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव सोना किसे कहते हैं? तो सोना तो सभी जानते हैं गोल्ड, लेकिन लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड सेमेस्टर के लिए। लिक्विड गोल्ड हम कहते हैं पेट्रोलियम को।
पेट्रोलियम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के विकास के लिए कि इसे एक संज्ञा दे दी गई है द्रव सोना। तो पेट्रोलियम को द्रव सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किसी भी देश की विकास के लिए वर्तमान समय में बहुत अधिक उपयोगी है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम बताएं। तो खाने का सोडा होता है NaHCO3। NaHCO3 को हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग बेकरी में बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस क्या है। एक क्वेश्चन आता है प्रोड्यूसर गैस और दूसरा आता है जल गैस। तो प्रोड्यूसर गैस हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को। तो ये है प्रोड्यूसर गैस। और साथ में जल गैस वाटर गैस की अगर बात करें तो वाटर गैस हम कहते हैं CO और H2 के मिश्रण को। CO और H2 कहलाएगा जल गैस और CO और N2 कहलाएगा प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुद्भिद पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों रूपांतरित हो जाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मरुस्थल में जल की भारी कमी होती है। मरुस्थल में होता है जल की कमी। अब जल की कमी है तो पौधे भी चाहेंगे कि उनसे जल का लॉस बहुत कम हो। तो पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं जिससे जल का वाष्पीकरण कम हो जाए और उन्हें कम जल की आवश्यकता पड़े। तो जल का वाष्पीकरण कम करने के लिए या जल की हानि को कम करने के लिए पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। जीवाणुओं से कई प्रकार के रोग होते हैं, उनमें से कुछ है टीबी, टाइफाइड, लेप्रोसी, कॉलरा। ये सभी जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलता है। तो दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जैविकी या इसी को माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी हम किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। आप सब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देंगे। तरंग दो प्रकार के होते हैं, पहला है यांत्रिक और दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो पहला तरंग का प्रकार है यांत्रिक और दूसरा तरंग का प्रकार है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होगी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहा जाता है। अनुदैर्ध्य मान लेते हैं कि एक तरंग गति कर रहा है। जैसे हम ध्वनि तरंग की अगर बात करते हैं तो ध्वनि तरंगे कुछ इस प्रकार से होती हैं, इनमें संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। पहले माध्यम के कण पास पास होते हैं, फिर ये कण दूर दूर होते हैं, फिर ये कण पास पास होते हैं, फिर ये कण दूर दूर होते हैं, फिर पास पास और फिर दूर दूर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जहां ये कण बहुत पास पास हो गए हैं ये है संपीड़न, और जहां दूर दूर है इसे कहा जाता है विरलन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि तरंग हमारा इस दिशा में जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, और माध्यम के कण भी संपीड़न विरलन के माध्यम से इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब माध्यम के कण और तरंग दोनों एक दिशा में गति करते हैं तो इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे ध्वनि तरंग, डोरी में उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, ये गलत उदाहरण है, तो इसे आप ना याद रखें, ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। तो अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे बढ़िया उदाहरण है ध्वनि तरंग। इसमें माध्यम के कण और तरंग दोनों एक ही दिशा में गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम डोरी वाले तरंग की बात करते हैं। मान लेते हैं डोरी को हम दीवार से बांध के कुछ इस प्रकार से गति कराते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे
ये जो रस्सी के कण हैं ये लगातार ऊपर नीचे गति करेंगे। ये कण अभी ऊपर है, फिर ये नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे और तरंग जा रही है आगे। रस्सी के कण ऊपर नीचे की गति कर रहे हैं और तरंग आगे की, और इन दोनों के बीच अगर हम देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हैं तो उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे पानी में उत्पन्न तरंगे, जैसे हम पानी में पत्थर मारते हैं तो पानी के कण अपने स्थान पर ऊपर नीचे गति करते हैं, लेकिन हमें पानी गोलाकार मार्ग में लगातार फैलता हुआ दिखाई देता है। तो ये दो उदाहरण याद कर लें, डोरी में उत्पन्न तरंग और जल में उत्पन्न तरंगे। ये अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अभी हमने देखा था ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि इसमें माध्यम के कण संपीड़न विरलन के माध्यम से एक ही दिशा में गति करते हैं। तो यहाँ पर हवा भी इधर गति कर रहा है और तरंग भी इसी दिशा में गति कर रहा है, तो ये तरंग कहलाएगी अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथन से आप क्या समझते हैं? बॉइलिंग। क्वथन का मतलब होता है बॉइलिंग। तो जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, द्रव को हम गर्म करेंगे तो यह वाष्प या भाप में बदल जाता है, या फिर कह लें गैस में बदल जाता है। तो द्रव को गर्म करने पर गैस में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्वथन कहा जाता है। द्रव का गैस में बदलना क्वथन, और गैस का वापस द्रव में बदलना ये ठंडा करने पर होगा। अगर गैस को ठंडा करेंगे तो वापस द्रव में बदल जाएगा, इसे हम संघनन कहते हैं। तो इस प्रकार से द्रव का गैस में बदलना क्वथन और गैस का द्रव में बदलना संघनन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को हम डीबी में मापते हैं, इसे कहा जाता है डेसिबल। तो ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। सामान्य बातचीत की ध्वनि 60 से 70 डेसिबल तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? प्रतिध्वनि का मतलब है ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि को हम कह सकते हैं ध्वनि का परावर्तन। जब ध्वनि किसी सख्त, जैसे पहाड़ या सख्त टावर आदि से टकरा कर वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ध्वनि तरंग गई और टकराकर वापस लौट आई, तो ये घटना कहलाएगी प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। ध्वनि तरंगों को हम 3 भागों में बांटते हैं, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, ये 3 प्रकार की ध्वनियां हैं। अपश्रव्य ऐसी ध्वनि है जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य ध्वनियां ऐसी हैं जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, और पराश्रव्य ध्वनियां 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती हैं। तो ये अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो यहाँ पर पराश्रव्य ध्वनि बताना है तो ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होंगी। आवृत्ति किससे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आवृत्ति का मतलब होता है कंपन की संख्या। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक रस्सी को इस प्रकार से बांध के गति कराया, यहाँ पर हम एक पोजीशन लेते हैं, ये कण 1 सेकंड में जितनी बार ऊपर नीचे हो जाएगा ये कंपन कहलाएगा। तो 1 सेकंड में जितनी बार ऊपर नीचे होगा उसी को हम आवृत्ति कहेंगे। तो 1 सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, और इसका मात्रक पर सेकंड या हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक पहला प्रति सेकंड, या फिर इसी को हम हर्ट्ज कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन सी तरंगे सुन सकते हैं? तो हम सुन सकते हैं श्रव्य तरंगों को। श्रव्य तरंग, श्रव्य तरंगों को हम सुन सकते हैं क्योंकि ये तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती हैं, और यही आवृत्ति का रेंज है जो हमें सुनाई देता है। तो हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगों को सुन सकते हैं, इन्हीं को कहा जाता है श्रव्य तरंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस जीव का पालन होता है? तो कुक्कुट पालन के अंतर्गत हम मुर्गी का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो मान लेते हैं कि एक तरंग है ये, तो ये यहां से यहां तक ये एक दोलन या फिर एक कंपन कहलाएगा। यहां से यहां तक ये है एक कंपन या फिर इसी को हम कहेंगे एक दोलन। तो एक कंपन या फिर एक दोलन करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। तो तरंग को यहां से यहां तक आने में लगा समय आवर्तकाल कहलाएगा। एक कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करेंगे। इसी प्रकार की क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और साथ ही साथ आप डेली क्लासेस अटेंड करते रहें ताकि आपकी तैयारी सही से चलती रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।